इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो अवतल यानी कि कॉनकेव और उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स दर्पण होते हैं, तो उनमें किरण आरेख का उपयोग करके हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है यानी कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी। तो चलिए पहले हम अवतल दर्पण से शुरुआत करते हैं, यानी जो कॉनकेव मिरर होता है उससे शुरुआत करते हैं। तो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के लिए हमारे पास 6 स्थितियां हो सकती है। तो पहली स्थिति में हमारे पास हम जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, उसे सी से परे रखेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि हमें यहाँ पर ये जो बिंब है, तो इससे निकलने वाली 4 प्रकाश किरणों के बारे में पता है। तो जब हम इन 4 प्रकाश किरणों की बात करेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि ये परावर्तन के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के गुजरेंगी। तो जो पहली किरण है जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, वो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण है। तो जब ये किरण दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगी, क्योंकि फोकस शब्द का मतलब ही होता है कि वो इस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। तो ये पहला मामला। अब दूसरी किरण जिसके बारे में हम बता सकते हैं वो है कि कोई ऐसी किरण हो जो फोकस से होकर गुजरती हो। तो परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के गुजरेगी। ये पहले मामले का ठीक विपरीत है। तीसरी किरण जो है जिसके बारे में हम बता सकते हैं, तो मान लीजिए कि एक ऐसी किरण है जो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है। तो परावर्तन के बाद ये जो किरण होगी ये उसी पथ से उसी पाथ से वापस से चली जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के ही वापस से चले जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली स्थिति में जो आपतित किरण है यानी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पर ही है, वो अभिलंब पर ही है। ठीक है, तो वो जिस पथ से जाती है उसी पथ से वापस से आ जाती है। और हमें पता है कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो इस मामले में जो आपतन कोण है वो 0 है, तो जो परावर्तन कोण है वो भी 0 होगा। अब चौथी किरण जिसके बारे में हम बता सकते हैं वो है जो ध्रुव पर जो आपतित किरण होगी। तो मान लीजिए ये किरण है जो ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद ये इतने ही कोण से, इस एंगल से इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। अब ये जो भी परावर्तित किरणें हैं ये जहां पर भी मिलेगी वहां पर जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो पहले मामले में जो हमारा प्रतिबिंब है वो यहाँ पर है, इसका जो आकार है ये छोटा है, ये उल्टा है यानी इन्वर्टेड है, जिसका अर्थ ये भी है कि ये वास्तविक यानी रियल है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको हर बार ये चारों किरणें बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी 2 किरणें भी बना सकते हो और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 2 किरणें जहां पर ये मिलेगी आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। अब चलिए अगला मामला देखते हैं। इस बार हम जो बिंब है उसे F और C के बीच में रख देते हैं। तो अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो चलिए किरणें बनाते। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है और ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण हम फोकस से होकर बनाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो जब हम इन दोनों किरणों को बनाएंगे तो ये यहाँ पर आकर कहीं पर मिलेगी, तो ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो परिणाम स्वरूप अब क्या हो रहा है, तो जो प्रतिबिंब है वो अब सी से परे बन रहा है और ये उल्टा भी है और वास्तविक भी है और इसका आकार बहुत ही बड़ा हो गया है। अब अगली स्थिति में हम जो बिंब है उसे सी पर रखते हैं। तो फिर से हम किरण आरेख बनाते हैं। तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर बना देते हैं जो फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण हम फोकस से होकर बनाते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ठीक वक्रता केंद्र जो है ना उसके नीचे ही मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रतिबिंब है वो सी पर ही बन रहा है और इसका जो आकार है वो एकदम एक समान है बिंब के आकार के, और ये उल्टा है और वास्तविक है। अब अगला मामला देखते हैं। अब हम जो बिंब है उसे F और P के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो इस मामले में फिर से हम किरण बनाते हैं। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर बना देते हैं, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी किरण हम फोकस से होकर बना सकते हैं, लेकिन ये जो दर्पण है ये छोटा है, ये किरण उस तक टकराएगी नहीं। तो फिर दूसरी किरण को हम कहाँ बनाए, तो हम इसे वक्रता केंद्र पर बना सकते हैं क्या? तो इसमें भी बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये जो ध्रुव है इस पर किरण बनाते हैं। तो जो हमारी किरण है वो ध्रुव पर इस प्रकार से आपतित होती है और परावर्तन के बाद ये कुछ इस प्रकार से निकल जाती है उसी कोण से। तो ध्यान दीजिए कि ये जो 2 किरणें हैं ये यहाँ पर नहीं मिल रही है क्योंकि वो एक दूसरे से अपसरित यानी डाइवर्ज हो रही है।
अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि अब हमें इन्हें, ये जो दर्पण है इसके पीछे हमें आगे बढ़ाना होगा। तो ये जो दोनों किरणें हैं ये कुछ इस प्रकार से दर्पण के पीछे यहाँ पर मिलेगी, और ये ऐसा हमें बस आभास हो रहा है कि ऐसा मिलेगी, असल में ये यहाँ मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ये जो है ये एक आभासी प्रतिबिंब है, ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और ये सीधा यानी इरेक्ट है, और इसका जो आकार है वो भी बड़ा है। चलिए अब अगली स्थिति को देखते हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमने बिंब को F पर रखा है। तो जब बिंब को F पर रखा है तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर बना देते हैं जो फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण को फिर से हम ध्रुव पर इस प्रकार से बना देते हैं। तो फिर इसका परावर्तन होगा और ये जो कोण है वो भी एक समान ही होगा, और इस बार हम ये पाएंगे कि ये जो दोनों किरणें हैं ये एक दूसरे के समानांतर है, तो वे यहाँ भी नहीं मिलेगी और यहाँ भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जब बिंब F पर होता है तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं मिलता। तो इस प्रकार से सिर्फ दो प्रकाश किरणें बनाकर आप पहचान सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। अब चलिए हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमें केवल एक ही मामले को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो F और C है वो दोनों दर्पण के अंदर ही होते हैं। तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे पिछले मामले में हमने ये देखा था कि C और F के आसपास जो बिंब है वो कहाँ था, तो इस बार यहाँ पर C और F है ही नहीं, क्योंकि वो दर्पण के अंदर है। तो बिंब आप कहीं भी रख सकते हैं, आपको एक ही स्थिति मिलेगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बिंब को रख देते हैं और फिर से हम प्रकाश किरणें बनाते हैं। तो एक प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष से हम समानांतर बनाते हैं, तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर इस तरफ तो फोकस है ही नहीं, तो ये दर्पण के अंदर है। तो जो ये किरण होगी ऐसा प्रतीत होगा कि ये दर्पण के अंदर यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे इस प्रकार से बना देंगे। अब दूसरी किरण जो है उसे हम ध्रुव से बनाएंगे। तो अब ठीक पहले की तरह ये जो दोनों कोण होने चाहिए एक समान होने चाहिए। तो ये जो किरण है कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो अब आप देखिए ये दोनों किरणें जो है ये अपसरित हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं पर आकर एक दूसरे से टकराएंगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब सीधा है यानी इरेक्ट, ये आभासी भी है यानी वर्चुअल, और इसका जो आकार है ये छोटा है। अब चलिए एक और स्थिति देखते हैं इसमें। अगर मान लेते हैं हम जो बिंब है उसे अनंत पर रखें तो क्या होगा। तो चलिए इसे अनंत पर यहाँ पर रख देते हैं। तो भी कोई बिंब अनंत पर होता है तो जो प्रकाश किरणें होती है वो समानांतर आती है। तो मान लेते हैं कि ये दो समानांतर प्रकाश किरणें हैं। अब ये दोनों समानांतर प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। तो फोकस जो है इसका यहाँ पर है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो इसका मतलब है कि आप इस मामले में देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये एकदम बिंदु आकार का होगा, एकदम पॉइंट साइज का होगा। तो देखिए जब बिंब अनंत पर है तो अवतल लेंस के मामले में क्या हो रहा है, जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है क्योंकि वो दर्पण के बाहर बन रहा है, और यहाँ पर ये जो किरणें हैं वो अभिसरित हो रही है। और उत्तल लेंस के लिए हमने इसे आभासी प्रतिबिंब माना है क्योंकि ये दर्पण के अंदर है, यहाँ पर जो किरणें हैं वो अपसरित हो रही है, और इसलिए सिर्फ किरण आरेख का उपयोग करके हम प्रतिबिंब की जो स्थिति है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या आकार है, उसका पता लगा सकते हैं। और आपको इन सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।